हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। कैसे हैं आप सभी? मुझे उम्मीद है कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे। आज मैं आपकी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की हिंदी विषय की क्लास लेकर के आई हूँ। हिंदी में मैंने आपको लास्ट क्लास में जो टॉपिक पढ़ाया था वो था आपका हिंदी भाषा के प्रमुख कौशल। और आपको मैंने बताया था कि हिंदी भाषा के कितने कौशल हैं? 4 कौशल है। कौन कौन से? तो ट्रिक भी मैंने आपको बताई थी। सुबोपली। सुबोपली में सु से था सुनना, बो से बोलना, पा से पढ़ना और ली से लिखना। जिसमें मैंने आपको स्टार्टिंग के 2 कौशल यानी कि सुनना और बोलना, सुनना मतलब श्रवण कौशल, बोलना मतलब वाचन कौशल, ये दोनों कौशल मैं आपको कंप्लीट करा चुकी हूँ। साथ साथ वाचन कौशल से ही रिलेटेड आपका टॉपिक था शुद्ध उच्चारण व अशुद्ध उच्चारण। अशुद्ध उच्चारण के क्या कारण रहते हैं, कैसे उसको निवारित कर सकते हैं, कैसे उसका उपाय कर सकते हैं उसको शुद्ध करने का, ये सारी चीज़ मैं कंप्लीट करा चुकी हूँ। आपके जो नेक्स्ट 2 कौशल हैं, पा से पढ़ना, ली से लिखना यानी कि पठन कौशल और लेखन कौशल, इन दोनों कौशल को मैं लास्ट में कंप्लीट कराऊंगी। क्योंकि लास्ट में क्या है, जब आप ये ध्वनि और लिपि को पढ़ लेंगे तो इसके बाद लेखन से जुड़ी हुई काफ़ी सारी जानकारी जैसे सुलेख हो गया, अनुलेख हो गया, तो इसको हम एक साथ पढ़ लेंगे लेखन कौशल के साथ में ही, तो आसानी रहेगी आपको याद करने में भी। चलिए तो स्टार्ट करती हूँ मैं आज की क्लास। उससे पहले मैं आप सभी को एक चीज़ बता दूँ कि आज शाम 5 बजे से मैं आपकी मैथ्स की जो क्लास है वो स्टार्ट कर दूँगी। पहले इसी टाइम पे हुआ करती थी, कुछ टाइम से नहीं हो रही है, लेकिन आज से जो आपकी मैथ्स की क्लास रहेगी वो शाम को 5 बजे शुरू हो जाएगी। तो चलिए आते हैं अपने आज के टॉपिक पर। और आज का टॉपिक है आपका सबसे पहला लिपि। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन आता ज़रूर है यहाँ से, या तो लिपि से आएगा या फिर देवनागरी लिपि से आएगा, क्वेश्चन ज़रूर आएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कि लिपि क्या होती है। लिपि का जो शाब्दिक अर्थ है वो है किसी भाषा की लिखावट या फिर लिखने का ढंग। लिपि का मतलब क्या है? लिखने का तरीका। किसी भी भाषा को लिखने का तरीका ही क्या है? लिपि है। लिखने का ढंग जो है वो लिपि है। जैसे कि मैंने यहाँ पर बोला, अभी मैं कौन सी भाषा बोल रही हूँ, तो आप कहेंगे कि मैम आप हिंदी भाषा बोल रही हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर हिंदी में बोला आम, तो इस आम में मेरे मुख से क्या निकली? ध्वनियाँ निकली हैं, आ ध्वनि निकली, एक माँ निकला है। पर जब आप इसको लिखेंगे, मैं तो मौखिक बोल रही हूँ ना, जब आप लिखेंगे तो लिखते समय आ बनाएंगे और माँ बनाएंगे। ठीक है, यानी कि आ और माँ, इस ध्वनि को जब आपने लिखा तो कोई ना कोई संकेत प्रयोग किया है, कोई चिन्ह प्रयोग किया है। यही संकेत और चिन्ह क्या है? लिपि है। यही तरीका क्या है? लिपि है। इंग्लिश में क्या लिखोगे? मैंगो लिखोगे, तो वो अलग लिपि है। ठीक है, तो ध्वनियों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग या जिन संकेतों का प्रयोग करते हैं वही क्या कहलाते हैं? लिपि। ठीक, हर भाषा की अलग अलग लिपि होती है। रोमन भाषा अलग उसमें लिखी जाएगी, अंग्रेजी अलग, हिंदी अलग लिपि में लिखी जाएगी, यानी कि अलग अलग तरीका है। यहाँ पर कुछ आपकी लिपियाँ दी गई हैं, उनको देख लीजिए। साथ साथ उन लिपि में कौन कौन सी भाषाएं आती हैं उन भाषाओं को भी देख लीजिएगा। ये भाषाएं रहीं और इधर रहीं लिपियाँ। सबसे पहली है आपकी देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं आती हैं? तो हिंदी, संस्कृत, मराठी और नेपाली। गुरुमुखी लिपि में कौन सी भाषा आती है? तो गुरुमुखी लिपि में आती है पंजाबी भाषा। ठीक है, यानी कि पंजाबी भाषा को किस तरीके से कौन सी लिपि में लिखा जाता है? तो गुरुमुखी लिपि में लिखा जाता है। बंगाली लिपि में कौन सी भाषा लिखते हैं? तो बांग्ला भाषा लिखते हैं। इसके बाद ब्राह्मी लिपि। ये लिपि प्राचीन काल में बहुत प्रचलित थी। जब आपने इतिहास में अभिलेख पढ़े होंगे, जैसे सम्राट अशोक के अभिलेख हो गए या फिर समुद्रगुप्त के अभिलेख हो गए, जब आपने इनको पढ़ा होगा तो आपने इनकी लिपियाँ भी देखी होंगी। तो पहले जो अभिलेख लिखे जाते थे वो इन्हीं लिपि में लिखे जाते थे, यानी कि ब्राह्मी लिपि में लिखे जाते थे। उस टाइम यही लिपि चल रही थी प्राचीन काल में। और इस लिपि में कौन कौन सी भाषाएं आती थी? तो प्राचीन समय की संस्कृत और पाली भाषा जो उस समय प्रचलित थी वो ब्राह्मी लिपि में लिखी जाती थी। इसके बाद आते हैं गुजराती लिपि। गुजराती लिपि में लिखी जाती है गुजराती भाषा। ठीक है, तो एक बार फिर से रिवाइज कर लो। देवनागरी में कौन कौन सी हैं? हिंदी, संस्कृत, मराठी और नेपाली। गुरुमुखी लिपि में पंजाबी भाषा आती है। बंगाली लिपि में बांग्ला भाषा। ब्राह्मी लिपि में प्राचीन समय की संस्कृत और पाली भाषा। और गुजराती लिपि में गुजराती भाषा।
ठीक है, उम्मीद है कि आपको यहाँ से भाषाएं याद हो गई होंगी। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आएगा तो अब आप आसानी से कर पाओगे। अब चूंकि हमारी हिंदी भाषा कौन सी लिपि में है, देवनागरी लिपि में है, इसीलिए हम कौन सी लिपि का अध्ययन करेंगे, देवनागरी लिपि का अध्ययन करेंगे। चलिए आते हैं देवनागरी लिपि पर। हिंदी की वर्णमाला की लिपि कौन सी है, देवनागरी लिपि है। और इस देवनागरी लिपि को हम नागरी लिपि के नाम से भी जानते हैं। कौन सी लिपि के नाम से, नागरी लिपि के नाम से। संस्कृत की जो लिपि है वो भी क्या है, देवनागरी ही लिपि है। अब आपसे ये पूछा जाए कि देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है। जैसे भाषा अगर आप देखो तो हिंदी भाषा धीरे धीरे विकसित होकर के आई है। पहले तो हिंदी नहीं होती थी, प्राचीन काल में संस्कृत होती थी, वैदिक संस्कृत, फिर वो लौकिक संस्कृत में आई, धीरे धीरे विकसित होकर के हिंदी तक हम पहुंच गए। सेम ऐसे ही देवनागरी लिपि के साथ है। प्राचीन काल में कौन सी लिपि होती थी, ब्राह्मी लिपि। और इस ब्राह्मी लिपि से धीरे धीरे विकसित होकर के कौन सी लिपि आ गई, हमारी देवनागरी लिपि आ गई है। तो ब्राह्मी लिपि धीरे से विकसित हुई, किस में आई, गुप्त लिपि में। गुप्त लिपि विकसित हुई कुटिल लिपि में। कुटिल लिपि से विकसित होकर मिली प्राचीन नागरी, और प्राचीन नागरी लिपि से विकसित होकर के क्या आ गई, देवनागरी लिपि आ गई। तो विकास अगर पूछे कि देवनागरी का विकास किससे हुआ है, तो देवनागरी का विकास हुआ है ब्राह्मी लिपि से। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर कि हमारी जो वर्णमाला है हिंदी की, वो वर्णमाला और हमारी लिपि कौन सी, देवनागरी लिपि, दोनों ही संसार की सबसे विकसित वर्णमाला और लिपि मानी जाती हैं। ऐसा क्यों है, क्योंकि हमारी जो हिंदी की वर्णमाला है बहुत ही अशुद्धियाँ बहुत कम है। आपने सुना भी होगा संस्कृत के बारे में कि संस्कृत, देखो हमारी हिंदी भाषा आई कहाँ से, संस्कृत से आई है। जननी हमारी कौन है, संस्कृत है हमारी हिंदी भाषा की। तो अब आप ये देखिए संस्कृत जो भाषा है, आपने सुना भी होगा कि जो विदेशी लोग हैं, यानी कि विदेशों में संस्कृत पर काफ़ी रिसर्च चल रही है। क्यों, क्योंकि संस्कृत में बहुत कम अशुद्धियाँ मिलती हैं। ठीक है, और यहाँ पर है क्या खासियत कि एक वर्ण के लिए एक ही ध्वनि है, एक वर्ण के लिए एक ही ध्वनि है। जैसे आ, तो आ के लिए आ। अब इंग्लिश में ऐसा नहीं होता, इंग्लिश में तो अलग चीज़ें ही चल रही, कभी साइलेंट हो जाते हैं वर्ड, कभी कुछ उसका निकलता है उच्चारण करने में। जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको दे दूं, KNEE, इसको कायदे में क्या पढ़ना चाहिए, के का का और नी का नी, किनी पढ़ना चाहिए, लेकिन है क्या, ये नी है, नी ही तो बोलते हैं इसको। तो यहाँ पर इसमें यहाँ पर कुछ और ऐसी नॉलेज हो गया, वहाँ भी के साइलेंट होना चाहिए, के होना क्यों चाहिए, के साइलेंट है वहाँ पर, वैसे तो के उच्चारित होना चाहिए। यानी कि आप देख पा रहे हैं कि इंग्लिश में ना कुछ यही चीज़ें आ जाती, बट हिंदी में ऐसा नहीं है। हिंदी में कहीं पर कोई अपवाद आपको देखने को नहीं मिलेगा, ना कोई वर्ण यहाँ साइलेंट होता है, ना किसी वर्ण को किसी और ध्वनि से बोला जाता है, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। इसीलिए ये जो लिपि है हमारी और भाषा है बहुत अच्छी मानते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम चित्रलिपि पर। पहले क्या होता था, आपने अगर मेसोपोटामिया की सभ्यता वगैरह पढ़ी होगी तो वहाँ पर आपने अगर उनकी लिपि देखी है तो उनकी जो लिपि थी वो कैसी थी, भाव चित्रात्मक थी, भाव चित्रात्मक लिपि हुआ करती थी। मतलब वो क्या करते थे, अपनी बातों को प्रकट करने के लिए क्या करते थे, कुछ प्रकार के चित्र बनाते थे। जैसे ये चित्र समझ में आ रहा है कि कोई मनुष्य का या किसी उसको ह्यूमन बींग्स को रिप्रेजेंट कर रहे, तो वो लोग इस प्रकार के चित्र बनाते थे। तो वही लिपि होती थी चित्रलिपि, यानी कि जिसमें चित्र के माध्यम से भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं। और अगर अक्षरिक लिपि की बात करें तो वहाँ पर अक्षर यूज़ करेंगे, यानी कि ध्वनियों को किसी संकेत या अक्षर के द्वारा वहाँ पर लिखा जाएगा। ठीक है, चलिए चित्रलिपि देख लीजिएगा। ऐसी लिपि जिसमें ध्वनि प्रकट करने वाले अक्षर की जगह अर्थ प्रकट करने वाले भाव चित्र का प्रयोग किया जाता है, वो कहलाती हैं चित्रलिपि। प्राचीन काल में बहुत पहले अगर आप इतिहास को पढ़ेंगे तब वहाँ पर क्या होता था, इन्हीं का प्रयोग होता था। ठीक है, चित्रलिपि का। नेक्स्ट आते हैं अक्षरिक लिपि, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2015 में आई हुई भी है अक्षरिक लिपि। अक्षरिक लिपि क्या होती है, तो वह लिपि जिसमें संकेतों को अक्षर के माध्यम से व्यक्त किया जाता है उसे अक्षरिक लिपि कहते हैं। ठीक है, जिसमें आती है हमारी देवनागरी लिपि, इसमें संकेतों को हम किसके माध्यम से व्यक्त कर रहे हैं, अक्षर के माध्यम से व्यक्त कर रहे हैं। इसमें व्यंजनों के लिए दो ध्वनियाँ प्रयोग की जाती हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर व्यंजन लिखा हुआ है सा, तो ये व्यंजन क्या है, स्वर रहित है।
ठीक है ना। यानी कि ये जो व्यंजन है इसमें क्या है, स्वर भी है और व्यंजन भी है। और जब इसको आप इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो क्या मिलेगा, आधा सा प्लस आ। ठीक है, तो इसमें क्या है, व्यंजनों के लिए दो ध्वनि प्रयुक्त करेंगे। इसी प्रकार से यहाँ देख लीजिए, खा, तो खा का वर्ण विच्छेद जब करोगे तो हलंत में खा मिलेगा, साथ में स्वर मिलेगा आ। ऐसे ही क प्लस आ का, पा प्लस आ पा। यानी कि जब स्वर जुड़ता है तब ये जो व्यंजन है, तब ये व्यंजन स्वर सहित हो जाता है। सॉरी, स्वर रहित मैं बोल रही थी यहाँ पर, ये स्वर सहित है और ये वाला क्या है, स्वर रहित है। इसमें स्वर नहीं है इसीलिए ये क्या है, हलंत लगी हुई है यहाँ पर, ये स्वर रहित व्यंजन है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है व्यंजनों का जब हम उच्चारण करते हैं तो हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। ठीक है, और स्वर एक ऐसे वर्ण है जिनको बोलने के लिए किसी भी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं लेनी पड़ती है। यही इन दोनों में भेद भी है, अंतर भी यही है। ठीक, तो हमेशा जो व्यंजन रहेगा वो आपका स्वर के साथ में ही आएगा, ये है स्वर सहित। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। देवनागरी लिपि की विशेषताएं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका ये है, पूछ लेते हैं। 2016 में भी आया है, 17 में भी आया है, 22 में भी आया है। तो देवनागरी लिपि क्या है, वैज्ञानिक लिपि है, क्योंकि इस लिपि में उच्चारण व लेखन का अपवाद रहित संबंध है। जो बोला जाता है वही लिखा जाता है। जैसे कि आपने बोला आम, तो आप आम ही लिखेंगे। ठीक है, जो बोलते हैं वही लिखते हैं। इंग्लिश में अभी एग्जाम्पल दिया था, नी बोला था, लिखा क्या था, KNEE। कायदे से तो NEE लिखना चाहिए था। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पर अपवाद रहित संबंध है, कहीं भी कोई मिस्टेक नहीं मिलेगी, जैसा बोलना है वैसा ही लिखना है। इसके बाद आगे आते हैं। इस लिपि में वर्णों की बनावट बहुत ही सुंदर व सरल है, देवनागरी लिपि में। नेक्स्ट पॉइंट है, इस लिपि में एक ध्वनि के लिए केवल एक ही वर्ण का प्रयोग किया जाता है, जैसे री है। ठीक है, बस आपको उच्चारण शुद्ध आना चाहिए। री से ऋषि होता है ना, इसकी मात्रा कैसे लगती है, ऐसी। तो जैसा आप बोलेंगे वैसे ही इसको लिखेंगे। यहाँ पर कोई ऐसा नहीं, बस आप शुद्ध उच्चारित कर पाए। अगर आप अशुद्ध उच्चारण करेंगे तो जाहिर सी बात है आप उस चीज़ को गलत लिखेंगे। अब आपके मन में विचार आ रहा होगा सा और शा का, तो अगर आप इनको सही से बोल पाएंगे तो आप देखेंगे दोनों को बोलने में अंतर है। ये आपका दंती सा है, यानी कि दांत की सहायता से बोला जाता है, और ये आपका तालव्य सा है, तालु की सहायता से बोला जाता है। और वो सा जो था वो आपका क्या था, मूर्धन्य सा था, मूर्धा की सहायता से। तीनों के उच्चारण स्थान अलग अलग हैं, जीभ अलग अलग स्थान पर टच करती है, तो इसीलिए जब आप सही से बोल पाओगे तो आराम से लिख भी पाओगे। क्लियर है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल मैं दे दूँ, शलजम, सुनिएगा मेरी आवाज़ को, शलजम, श, और इसके बाद सरस्वती। आप खुद उच्चारित करिएगा। यहाँ पर ये वाला दंती सा है, इसीलिए दांत का कहीं ना कहीं इसमें उच्चारण करने में दांत प्रयोग करते हैं, और ये तालव्य सा है, तो यहाँ पर जब इसको उच्चारित करते हैं तब तालु का प्रयोग होता है। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट है आपका, इस देवनागरी लिपि की वर्णमाला का वर्णक्रम कैसा है, वैज्ञानिक है। इसके बाद यह लिपि जिन भाषाओं के लिए व्यवहार में लाई जाती है उन सभी भाषाओं को लिखने में समर्थ है। ठीक है, सभी भाषाओं को, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ हिंदी लिखी जा रही है, संस्कृत भी लिखी जा रही है, मराठी भी, नेपाली भी, तो इन सभी भाषाओं को लिखने में क्या है, सक्षम है। इसके बाद हम आते हैं अपने अगले टॉपिक पर, जो है आपका ध्वनि। ध्वनियाँ हैं क्या, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है वो कहलाती है ध्वनि। बस अंतर क्या है कि ये मौखिक भाषा में आ जाएगी, जब लिखोगे तो वहाँ पर क्या होगी, वहाँ पर वर्ण आ जाएगी, भाषा की सबसे छोटी इकाई। ठीक है, ध्वनि को क्या है, ये सबसे छोटी इकाई है, तो जाहिर सी बात है इसके हम और छोटे छोटे टुकड़े नहीं कर सकते। ठीक है, हमारे मुख के अवयवों से घर्षण करती हुई जो प्राण वायु बाहर निकलती है उसे ध्वनि कहा जाता है, और इसे हम आवाज़ भी कहते हैं। ध्वनि है क्या, हमारे मुंह से जो भी वायु निकल रही है घर्षण करते हुए, तो वो एक आवाज़ के साथ आ रही है, मतलब एक साउंड लेकर के आ रही है, उसी को हम बोलते हैं ध्वनि। ध्वनि है क्या, भाषा की सबसे छोटी इकाई। अगर ऑप्शन में आ जाए भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है और ध्वनि दिया हो, तो वहाँ पर आपका ध्वनि ऑप्शन सही हो जाएगा। मौखिक भाषा लिख के आए तब भी वहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा, ध्वनि हो जाएगा।
ठीक है। इसके बाद आते हैं वर्ण क्या होता है। तो ध्वनियों को लिखित रूप में कुछ विशेष चिन्ह के द्वारा हम प्रयोग करते हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, वर्ण बोलते हैं। जैसे आ बोला तो आ को हमने इस प्रकार से प्रदर्शित किया, ई बोला तो इस प्रकार से लिखा। यही क्या है, यही वर्ण है। लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, वर्ण। अब देखो क्वेश्चन दो प्रकार से बन सकता है। क्वेश्चन इस प्रकार से आया कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, और वहाँ पर आपको ऑप्शंस दे रहे हैं। पहला ऑप्शन है वर्ण, दूसरा ऑप्शन है शब्द, तीसरा ऑप्शन है वाक्य, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। तो आप वहाँ पर किस ऑप्शन को करेक्ट करोगे। भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछा है तो क्या हो जाएगा, वर्ण आपका सही हो जाएगा यहाँ पर इन सभी ऑप्शंस में। ठीक है, तो आपको फिर वहाँ एमसीक्यू के हिसाब से जाना है, क्या एमसीक्यू में दिया गया है। अब यहीं पर आपको मैं एक चीज़ और समझा दूँ, ये बहुत दिक्कत होती है बच्चों को। सबसे पहले आपका छोटी इकाई कौन सी है, वर्ण। जब वर्णों को हम मिला देंगे, कई सारे वर्णों को मिला देंगे, तो वो मिलकर के क्या बनाते हैं, हमारे शब्द बनाते हैं। और जब कई सारे शब्दों को मिलाते हैं तो शब्द मिला करके क्या बनाएंगे, वाक्य बनाएंगे। और वाक्यों को मिलाएंगे तो फिर आपका पैराग्राफ बन जाएगा, और पैराग्राफ मिलकर के कहानियाँ बना देते हैं। इस प्रकार से चलता है। जैसे कि एग्जाम्पल से भी मैं आपको यहाँ समझाऊंगी। वर्ण जैसे मैंने एक वर्ण लिया आ, और एक वर्ण ले लिया, कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एक वर्ण लिया का, एक लिया माँ, और दूसरा लिया ला, तो क्या शब्द बना, कमल। वर्णों के मेल से क्या बन गया, शब्द बन गया। अब शब्द एक लिया, शब्द कमल आता है या कमल खिलता है, तो दूसरा शब्द हमने ले लिया खिलता है। तो आपने देखा एक शब्द ये, एक शब्द ये, एक शब्द ये मिल करके क्या बन गए, वाक्य बन गए। तो एक पूरा एक वाक्य बन गया, कमल खिलता है। तो इस प्रकार से ये चलते हैं। बस एक चीज़ ध्यान रखना कि इनका जो समूह हम बनाएंगे वो कैसा होना चाहिए, सार्थक समूह होना चाहिए। कैसा समूह, सार्थक समूह। तो वर्णों का सार्थक समूह कहलाएगा शब्द, शब्दों का सार्थक समूह कहलाएगा वाक्य। चलो आगे आते हैं हम वर्णमाला पर। वर्णमाला क्या होती है, देखिएगा वर्णमाला क्या है। तो वर्णों के क्रमबद्ध व व्यवस्थित रूप को ही वर्णमाला या अक्षर समूह कहा जाता है। अक्षरमाला भी लिख करके आ सकता है। जैसे हमारी हिंदी की वर्णमाला आप देखोगे अ इ ई सब क्रम से लिखे हुए हैं, एक व्यवस्थित रूप में लिखे हुए हैं। यही क्या कहलाता है, यही वर्णमाला कहलाती है। ये क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछ लेते हैं कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहते हैं, तो ऑप्शन क्या रहेगा, वर्णमाला या फिर अक्षरमाला, जो ऑब्जेक्टिव ऑप्शन में आपको मिल जाए। इसके बाद पॉइंट में आइएगा कि हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो हिंदी भाषा में मूलतः जो वर्ण है वो कितने हैं, 52 है, यानी कि 52। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, वर्ण के भेद। वर्णों को दो भागों में बांटा गया है। पहले हैं स्वर और दूसरे हैं व्यंजन। स्वर क्या होते हैं, तो वे वर्ण जो बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं, यानी कि जिनको बोलने में किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती है, किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, और इनको बोलने में सहायता लेनी पड़ती है। किसकी सहायता लेते हैं हम, तो स्वरों की सहायता लेते हैं। व्यंजन ऐसे वर्ण हैं जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। आगे बढ़िए, नेक्स्ट आते हैं स्वरों के ऊपर। स्वर क्या किसे कहते हैं, 2020 में प्रश्न आया था, स्वर किसे कहते हैं। तो स्वर का अर्थ होता है ऐसा अक्षर जिसका उच्चारण स्वयं होता है, अर्थात ऐसे वर्ण जो बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता के बोले जाते हैं, वो कहलाते हैं स्वर। आप इस परिभाषा को अपनी भाषा में भी लिख सकते हो कि ऐसे वर्ण जो जिन्हें बोलने में किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती है, स्वर कहलाते हैं। हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है, 11 है। ठीक है, कौन कौन से हैं, तो आ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ, ये आपके 11 स्वर हैं। याद रखना, अगर आपको कहीं लृ मिल जाए, लृ, तो आपको अभी मैं संस्कृत की वर्णमाला भी पढ़ाऊंगी फर्स्ट सेमेस्टर में, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाने लगा है। ये जो लिरी है ना, ये भी एक स्वर है, बट ये स्वर केवल और केवल संस्कृत में प्रयोग होता है, हिंदी में नहीं होता। हिंदी में कहीं आपको ये देखने को नहीं मिलेगा।
ठीक है। जब हिंदी में स्वरों की बात आए तो हिंदी में आपको सिर्फ इतने ही स्वर बताने हैं। कौन कौन से? अ इ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ। ठीक है, ये 11 आपके स्वर हैं हिंदी में। अब आते हैं स्वरों के वर्गीकरण पर। स्वरों के वर्गीकरण में स्वरों को कई आधार पर बांटा गया है। सबसे पहला आधार है प्रकृति के आधार पर, यानी कि इनकी रचना या बनावट के आधार पर। इसके बाद आपका आ जाएगा उच्चारण काल के आधार पर, जैसे आपके ह्रस्व स्वर वगैरह हो जाएंगे। ओष्ठाकृति के आधार पर, जीभ के आधार पर। ठीक है, इस प्रकार से बांटा गया है। तो सबसे पहला हम आधार जो पढ़ने जा रहे हैं वो हम पढ़ेंगे प्रकृति के आधार पर। स्वरों को कितने भागों में बांटा है, या फिर आप बोल सकते हैं बनावट के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा है। बनावट के आधार पर स्वरों को 2 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है आपका मूल स्वर और दूसरा है संयुक्त स्वर। कितने स्वर हैं? 2 भेद हैं, और 2 भेद में पहला भेद क्या है? मूल स्वर, और दूसरा भेद क्या है? संयुक्त स्वर। नाम से ही स्पष्ट हो रहा होगा, मूल स्वर है, यानी कि ऐसे स्वर जो क्या है, पहले से ही जिनकी उत्पत्ति हुई है, किसी अन्य स्वर से मिलकर बने नहीं है, वो मूल स्वर है। तो इसमें आपके आ जाते हैं आ इ ई उ ऊ री। ये क्वेश्चन 2023 में ऑब्जेक्टिव में आया था कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल स्वर है। तो आसानी से आप वहाँ पर छांट पाएंगे। अब आ इ ई उ ऊ और री, ये क्या है? ये मूल स्वर हैं। इसके बाद 4 आपके हैं संयुक्त स्वर, जिसके अंतर्गत आपके आते हैं ए ऐ ओ औ। ये दूसरे, यानी कि ऐसे स्वर जो 2 स्वरों के मेल से बने हों वो कहलाते हैं संयुक्त स्वर। किसके मेल से बने हों? 2 स्वरों के मेल से बने हों। 2 स्वरों के मेल से बने हों उन्हें बोलते हैं संयुक्त स्वर। जैसे कि पहला देखिए, आ और ई। आ और ई मिलकर के बनाते हैं ए, और फिर ये आ और ए जब मिलेंगे तब बन जाएगा आपका अय। ठीक है, आ और ऊ मिलकर के बनाते हैं ओ, और फिर आ और ओ मिलकर के बनाएंगे औ। क्लियर है? यहाँ से उम्मीद है कि अब आपको समझ में आ गया होगा। आ और ई मिले तो क्या बना आपका? ए बना, और आ और ए मिले तो अय बन गया। ऐसे ही आ और ऊ मिलकर के ओ बनाएंगे, और आ और ओ जब मिलते हैं तो औ बन जाता है। ये आपने कहीं ना कहीं जब आप संधियाँ पढ़ेंगे या पढ़ी होंगी, वृद्धि संधि, गुण संधि, तो वहाँ पर यही होता है, इसी प्रकार से संधि होती है। आ और ई मिलते हैं तो ए बनता है, और जब आ और ए मिलते हैं तो वहाँ वृद्धि संधि हो जाती है, अय बन जाता है। अब आइएगा मात्रा व उच्चारण काल के आधार पर स्वरों के भेद। तो मात्रा व उच्चारण समय के आधार पर स्वरों के 3 भेद होते हैं: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर क्या होता है? तो ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में केवल एक मात्रा का समय लगता है, उन स्वरों को हम बोलते हैं ह्रस्व स्वर या फिर एक मात्रिक स्वर। एक मात्रिक स्वर जरूर याद रखना। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में ह्रस्व ना आकर के एक मात्रिक स्वर लिखा होता है, तो एक मात्रा का समय लग रहा है, इसलिए इनको एक मात्रिक स्वर या ह्रस्व स्वर बोलते हैं। इसमें कौन कौन से आएंगे? तो 4 स्वर आपके इसके अंतर्गत आ जाते हैं: आ ई ऊ री। छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री, ये क्या है? ये ह्रस्व स्वर हैं। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम दीर्घ स्वर पर। दीर्घ स्वर क्या होते हैं? ये क्वेश्चन भी पूछा गया था आपसे। तो ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में 2 मात्राओं का समय लगेगा, उन स्वरों को हम बोलते हैं दीर्घ स्वर या फिर द्विमात्रिक स्वर। द्विमात्रिक जरूर शब्द याद रखना। 2 मात्राओं का समय लग रहा है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? द्विमात्रिक स्वर बोलते हैं। ठीक है, कौन कौन आएंगे इसमें? तो इसमें आपका आता है आ ई ऊ ए ऐ ओ औ। आ ई ऊ ए ऐ ओ औ। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं प्लुत स्वर पर। प्लुत स्वर क्या है? तो ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में 3 मात्राओं का समय लगेगा, उन स्वरों को हम प्लुत स्वर या फिर त्रिमात्रिक स्वर के नाम से जानते हैं।
एक मात्रा का समय तो ह्रस्व स्वर या एक मात्रिक स्वर, दो मात्राओं का समय लगेगा तो दीर्घ स्वर या फिर द्विमात्रिक स्वर, और तीन मात्राओं का समय लगेगा तो त्रिमात्रिक या फिर प्लुत स्वर कहते हैं। इसके अंतर्गत आपका एग्जाम्पल आएगा ओम। जब इसको उच्चारण करेंगे तब आपको फील होगा। जब आप ओम बोलते हो तो सीधे सीधे ओम नहीं बोलते, बहुत देर तक ये खिंचता है ओम, इस प्रकार से लंबा जाएगा ये। आपने देखा होगा जब ये लिख कर के आएगा तो कहीं पर आपको अवग्रह आ लिखा हुआ मिलेगा, इस प्रकार से चिन्ह एस वाला चिन्ह मिलेगा, या फिर आपको 3 का चिन्ह भी लिखा हुआ इस प्रकार से मिल सकता है। तो पहचान लेना वहीं पर क्या है, प्लुत स्वर है, जब एस लिखा हुआ मिल जाए या फिर 3 का साइन। ठीक है, ये एस नहीं है, ये अवग्रह आ है, बट एस जैसा आपको लगेगा। नेक्स्ट आते हैं जीव की स्थिति के आधार पर स्वर के भेद। जीव की स्थिति के आधार पर यानी कि जीव किस प्रकार से मूवमेंट करेगी। ठीक है, जीव का कौन सा भाग सक्रिय रहता है, जब हम स्वरों को बोलते हैं तो जीव का कौन सा हिस्सा सक्रिय रहता है, उस आधार पर स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, जीव की सक्रियता के आधार पर पहला भाग है पहला भेद है इसका अग्रस्वर, दूसरा है मध्य स्वर और तीसरा है पश्च स्वर। अग्रस्वर देखिएगा, ऐसे स्वर जिनके उच्चारण के समय जीभ का, ठीक है यहाँ मैं करेक्शन करना भूल गई, लिख लेना, जिन उच्चारण करते समय जीभ का अग्रभाग सक्रिय रहता है यानी कि आगे का हिस्सा सक्रिय रहता है, वो कहलाते हैं अग्रस्वर। जैसे कि ई, ए और री। आप चाहें तो बोल करके देखिएगा, ये रटने वाली चीज़ें नहीं है और ना कभी आप इनको याद कर पाएंगे जब तक आप खुद बोल करके नहीं देखोगे। ज़रा अग्रस्वर को बोलिए ई, तो आप फील करोगे आपकी जीभ का आगे वाला जो हिस्सा है कहीं ना कहीं वो हल्का सा, ऐसा नहीं कि बहुत हिल रहा है या बहुत ज़्यादा, वो नहीं, हल्का सा मूव होता है, हल्का सा आपको फील होगा कि हाँ ये वाला हिस्सा मेरा क्या है, थोड़ा सा इसमें मूवमेंट हुआ है, इसीलिए इनको क्या बोलेंगे, अग्रस्वर बोलेंगे। ई, ए और री। नेक्स्ट है मध्य स्वर। मध्य स्वर क्या होते हैं, तो जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का या जिह्वा का मध्य भाग सक्रिय रहता है उनको हम बोलते हैं मध्य स्वर, जिसमें बीच का भाग मध्य भाग सक्रिय रहेगा। और इसका एग्जाम्पल बहुत ईजी है, इसमें आता है अ, छोटा अ। आप इसको बोल करके देखिएगा, बिल्कुल ऐसा लगता ही नहीं ना जीभ का पिछला हिस्सा ना अगला हिस्सा, ऐसा लगता है जीभ बिल्कुल मूव ही नहीं कर रही है, बिल्कुल हल्का सा मूवमेंट लगेगा, पता भी नहीं चलता है। तो बीच का हिस्सा यहाँ पर क्या है, सक्रिय, इसीलिए इस आपका ये क्या है, मध्य स्वर। इसके बाद आइए पश्च स्वर में, तो जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पिछला भाग सक्रिय रहता है उन्हें कहते हैं पश्च स्वर। जैसे आ, उ, ओ, औ, ये क्या है, ये आपके पश्च स्वर हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हैं आपके मुख खुलने के आधार पर स्वर के भेद, यानी कि जब हम उच्चारण करेंगे तो हमारा मुख कितना खुला होगा और कितना बंद होगा, उस आधार पर क्या है, स्वरों को बांटा गया है। तो उस आधार पर स्वर हैं 4 प्रकार के। पहला है संवृत स्वर, दूसरा अर्धसंवृत स्वर, तीसरा है विवृत स्वर और चौथा है अर्धविवृत स्वर। 4 प्रकार के स्वर हैं। संवृत का मतलब होता है बंद, ये याद रखना यहाँ पर शाब्दिक अर्थ में। संवृत का मतलब क्या है, बंद होना, और विवृत का मतलब है खुला होना, पूरा खुला। ठीक है, तो संवृत स्वर क्या होंगे, ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में मुख सबसे कम खुलता है, यानी कि आपको ऐसा लगेगा लगभग आपका मुख बंद ही है, वो कहलाते हैं संवृत स्वर। यानी कि वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख लगभग आपको बंद प्रतीत होगा वो कहलाएंगे संवृत स्वर। जैसे ई, उ, री। आप इनको बोलकर देखो, मुख लगता है खुल ही नहीं रहा है, बिल्कुल ही बंद है, खुलेगा तो बहुत ही कम खुलता है मुख, तो यही क्या है, संवृत स्वर है। ठीक है, इसके बाद आएंगे अर्धसंवृत स्वर पर। ऐसे स्वर जिसको उच्चारण करते समय जो हमारा मुख है संवृत स्वरों की अपेक्षा खुलेगा, मतलब संवृत वाली जो स्थिति है उसमें तो बहुत कम खुल रहा है, लेकिन उससे थोड़ा सा ज़्यादा मुख खुलेगा, लगभग आपको ऐसा लगेगा कि हमारा मुख आधे से कम खुला हुआ है, तो वो स्वर कहलाते हैं अर्धसंवृत स्वर। अर्धसंवृत स्वर क्या है कि जब संवृत स्थिति से कुछ अधिक मुख खुलता है,
संवृत स्थिति से कुछ अधिक मुख खुलेगा तो वो हमारे होंगे अर्ध संवृत स्वर। इसमें लगभग जो मुख है हमारा आधे से कम खुलता है। इसमें आएंगे कौन कौन से? ए ओ, ए ओ, ए ओ, ठीक है। अब आइए आगे विवृत स्वर पर। विवृत स्वर क्या होते हैं? तो जिन स्वर के उच्चारण में मुख सबसे अधिक खुलता है, लगभग पूरा मुख खुल जाता है इनको बोलने में, पूरा मुंह खोल देते हैं हम, तो वो कहलाते हैं विवृत स्वर। क्योंकि विवृत का मतलब ही क्या है? पूरा खुलना, खुलना। संवृत मतलब बंद होना। तो जब पूरा मुख खुल जाएगा तो वो कहलाएंगे हमारे विवृत स्वर। इसमें आता है आपका बड़ा आ। चाहे तो आप बोल करके भी देखिएगा, खाना खाते वक्त बच्चों से बोलते भी ना, छोटे बच्चों से आ करो बेटा आ, तो उसमें पूरा मुंह खुल जाता है ना। बस वहीं से याद रखना कि जो आ है ना आपका, वो क्या है? विवृत स्वर है। क्यों है? क्योंकि इसमें मुख क्या है? लगभग पूरा खुल जाता है। कभी भूल जाओ तो कैसे याद रखना? जब खाना खाते हैं तो बोलते हैं खाना खिलाते समय आ करो, आ, पूरा मुंह खुल जाता है उस टाइम। इसके बाद आइएगा अर्ध विवृत स्वर पर। तो अर्ध विवृत स्वर क्या होंगे? वे स्वर जिनमें विवृत की स्थिति से थोड़ा कम रहता है, ठीक है। विवृत में तो पूरा मुंह खुलेगा, यहाँ पर विवृत से थोड़ा कम मुंह खुलता है। तो विवृत की तुलना में थोड़ा कम खुलता है, यानी कि मुख आधे से ज़्यादा खुला हुआ होगा, तब स्थिति बनती है अर्ध विवृत स्वरों की, ठीक है। इसमें आते हैं आ, ए, ओ। अब ये आप पता कैसे याद कर सकते हैं? आईने के सामने बैठिएगा और बोल बोल के देखिएगा कि सचमुच कितना मुंह खुल रहा है, तब आपको ये बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। याद हो गए? याद क्या हो गए? समझ में आ गए? चलिए एक बार रिवाइज करते हैं। संवृत में क्या होगा? मुख लगभग बंद की स्थिति बन जाएगी। इसमें मुख लगभग बंद रहेगा। कौन कौन से आते हैं? तो ई ऊ और री, ठीक है। अर्ध संवृत में कौन से आएंगे? जिसमें क्या है? मुख संवृत स्थिति से कुछ अधिक खुलेगा, यानी कि आधे से कम मुंह खुलता है, तो वहाँ पर अर्ध संवृत स्वर होते हैं। इसमें एग्जाम्पल है ए और ओ। विवृत स्वर क्या है? तो जिन स्वर के उच्चारण में मुख सबसे अधिक खुलता है, लगभग पूरा खुला हुआ होता है, वो कहलाते हैं विवृत स्वर। जैसे आ, खाना खिलाते ना तो बोलते हैं मुंह खोलो बेटा, आ करो, खाना खाओ, ठीक है, वो वाला। अर्ध विवृत क्या है? तो विवृत की तुलना में थोड़ा कम मुंह खुलता है, यानी कि मुख आधे से ज़्यादा खुलता है, तब अर्ध विवृत की स्थिति बनती है। इसमें आते हैं आ, ए और ओ। आगे आइएगा ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर। तो ओष्ठाकृति के आधार पर स्वरों के दो भेद हैं, यानी कि जब हम बोलते हैं तो हमारे ओंठों की जो आकृति बनती है उसके आधार पर स्वरों को दो भागों में बांटा गया है, ओंठों की आकृति के आधार पर। पहला है वृत्ताकार स्वर और दूसरा है अवृत्ताकार स्वर। वृत्ताकार है यानी कि बोलते समय जब गोल गोल हमारे ओंठ हो जाएंगे, यानी कि वृत्त बना देंगे, तब वहाँ वृत्ताकार स्वर होंगे, और जहाँ पर वृत्त नहीं बना पाएंगे वहाँ होंगे अवृत्ताकार स्वर। जैसे कि पहला है वृत्ताकार स्वर, जिनका उच्चारण करते समय ओंठों का आकार गोल हो जाता है। ओंठों का आकार क्या हो जाता है? गोल हो जाता है, वो कहलाते हैं वृत्ताकार स्वर। इसमें कौन कौन से आएंगे? तो इसमें एग्जाम्पल में आपका आ जाएगा उ ऊ ओ औ, उ ऊ ओ औ। आप अपने ओठों को देखिए, कुछ ऐसी स्थिति बनेगी वृत्त वाली, ठीक है, उ ऊ ओ औ। और अवृत्ताकार स्वर क्या हैं? जिनका उच्चारण करते समय ओठों का आकार गोल नहीं होता है, वो कहलाते हैं अवृत्ताकार स्वर। जैसे अ आ, ई ए, इसमें नहीं, इसमें कुछ ऐसी स्थिति बन जाती है, ए आए, ठीक है। समझ में आ गया सभी को? तो वृत्ताकार स्वर क्या है? ऐसे स्वर जिनके उच्चारण करते समय ओठों का आकार गोल हो जाता है, वो वृत्ताकार स्वर कहलाते हैं, जिसमें उ ऊ ओ औ आ जाएंगे। और अवृत्ताकार में क्या है? ओठों का आकार गोल नहीं होता है, तो वो कहलाते हैं अवृत्ताकार स्वर। जैसे अ आ, ई और ए ऐ। तो उम्मीद है कि यहाँ तक स्वर आपको समझ में आ गए होंगे। स्वरों का वर्गीकरण किस प्रकार से बांटा था स्वरों को? तो सबसे पहले बांटा था हमने प्रकृति के आधार पर। प्रकृति के आधार पर स्वर के कितने भेद बताए थे? ठीक, शॉर्ट में लिख रही हूँ तो समझ जाना। प्रकृति के आधार पर दो भेद थे, मूल स्वर और दूसरा क्या था आपका? संयुक्त स्वर। नेक्स्ट हमने बांटा था उच्चारण काल के आधार पर। उच्चारण
काल के आधार पर स्वरों को बांटा था। तो स्वरों के 3 भेद थे। पहला था ह्रस्व स्वर और दूसरा था दीर्घ स्वर और तीसरा था प्लुत स्वर। तो 3 स्वर यहाँ पर आपके बने थे। इसके बाद हमने स्वरों को बांटा था जीभ की सक्रियता के आधार पर। ठीक है, शॉर्ट में लिख रहे हैं ताकि बस रिवीजन हो। जीभ की सक्रियता के आधार पर स्वर बांटे थे। तो इनके भी 3 ही प्रकार थे। पहला था अग्र स्वर, दूसरा था मध्य स्वर और तीसरा था हमारा कौन सा, पश्च स्वर। इसके बाद हमने क्या बांटा था, इसके बाद मुख के आधार पर, मुख के खुलने और बंद करने के आधार पर, तो बोल सकते हैं मुखाकृति के आधार पर। मुखाकृति के आधार पर 4 भेद हुआ करते थे स्वर के। ठीक है, यहाँ मैं भेद भी लिख दूंगी। प्रकृति के आधार पर 2 भेद, उच्चारण काल के आधार पर 3 भेद, जीव सक्रियता के आधार पर भी 3, मुखाकृति के आधार पर 4 भेद थे। कौन कौन से 4 भेद थे? तो पहला था आपका संवृत स्वर, दूसरा था अर्धसंवृत स्वर, ठीक है, और तीसरा था विवृत स्वर और चौथा था अर्धविवृत स्वर। ठीक है, और लास्ट क्या बचा यहाँ पर, स्वर का लास्ट भेद भी मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। ओष्ठाकृति के आधार पर, यानी कि ओठों की जो आकृति बनती थी उस आधार पर स्वरों को बांटा गया था। ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर के 2 भेद थे। कौन कौन से भेद थे? तो पहला था वृत्ताकार स्वर और दूसरा था अवृत्ताकार स्वर। क्लियर है? चलिए, तो इस प्रकार से आप चाहें तो खुद भी ये चार्ट बना करके सबके एग्जाम्पल भी यहाँ पर आप लिख सकते हैं। मूल स्वर में क्या क्या आ जाएंगे? तो मूल स्वर में आ आता है, ई आती है, ऊ और फिर री से ऋषि। और आपके संयुक्त स्वर में क्या आ जाएंगे? दीर्घ भी यहीं पर लिख लेना, अ आ ई ई। ठीक है, अब यहाँ पर स्पेस नहीं बचा हुआ वरना मैं लिख देती। यहाँ पर मूल में क्या आ जाएगा? अ आ ई उ ऊ और री। ठीक है, और नीचे संयुक्त में क्या आएंगे? तो संयुक्त में आ जाएंगे ए ऐ ओ औ। तो ये काम आपका है। अब आप क्या करें, इसी प्रकार से अपने पेज पर एक चार्ट बनाइएगा जैसे मैंने बनाया है और इन सभी के एग्जाम्पल्स को यहाँ पर लिखिएगा, सभी के एग्जाम्पल, जिससे क्या है कि आपको लास्ट में एक साथ जो अब आप रिवाइज करेंगे तो आपको आसानी रहेगी। चलिए, तो फिर इतना ही रखती हूँ आज। नेक्स्ट जो आपकी क्लास रहेगी, कल की क्लास, उसमें हम व्यंजनों को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, मिलते हैं फिर आपकी अगली क्लास में। और शायद पिछले नोट्स जो थे आपके पहले की प्लेलिस्ट से अगर आपने नोट्स बनाए हुए हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर आप लोगों ने पहले से बना लिए हैं तो उसमें स्वरों के मैंने केवल 2 ही प्रकार बताए थे वहाँ पर, एक प्रकृति के आधार पर और एक उच्चारण काल के आधार पर। ये 3 जो है वो उन्हें नए ऐड कर दिए इस बार नोट्स में, तो आप इनको भी ऐड ऑन कर लेना। ठीक है, जिससे क्या है आगे आप टेट का एग्ज़ाम देंगे या सुपर टेट, तो वहाँ पर क्या है आपका आसानी रहेगी। तो इन सभी पॉइंट्स को नोट डाउन ज़रूर करिएगा। मिलेंगे आपकी अगली क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।